आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम हैं और बार बार परीक्षा में आए हैं। इन प्रश्नों से संबंधित अन्य जो भी प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं ताकि पेट में किसी भी प्रकार का आपको कोई संदेह ना हो सके। इस सीरीज को पढ़ने के बाद में आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता में कौन नहीं है, यानी कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। तो आपका उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता होगा, आपका उत्तर होगा विचार की स्वतंत्रता, आपका उत्तर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है? तो विचार की है, विचार स्वतंत्रता है, यह आप ध्यान रखेंगे। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। कई बार इसी तरीके के प्रश्न आते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। एक विश्वास की स्वतंत्रता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार कंपटीशन में इसी आधार पर पूछे जाते हैं। और आपकी धर्म की स्वतंत्रता भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी स्वतंत्रता। अच्छा, स्वतंत्रता तो है, मगर एक प्रश्न और आता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं। अगर आपसे न्याय पूछे जाए कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो वो न्याय आपके 3 प्रकार के हैं, ये आपको बताना है। अच्छा, 3 प्रकार के हैं, चलो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। जैसे एक है आपका सामाजिक न्याय। ये कई बार इस तरीके का भी प्रश्न बनेगा कि कौन सा प्रस्तावना में न्याय है और कौन सा नहीं है। एक है आपका आर्थिक न्याय, ये आपको ध्यान रखना है। और एक है आपका राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है आपके भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी इसमें नहीं पूछा जाए उसे बहुत ही गौर से देखेंगे। तो आपका उत्तर होगा राज्य के मौलिक अधिकार। अच्छा, राज्य के मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि जो संविधान की विशेषता है, मौलिक अधिकार जो है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है, नागरिकों के हैं, ना कि राज्य के। ये ध्यान रखना है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। कई बार इस तरीके से कंफ्यूज कर देता है, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, आरओ में भी, एआरओ में भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल राज्य के जो नीति निर्णय तत्व हैं वो पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर दिए जाते हैं। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख उसमें होता है, संसदीय लोकतंत्र का उल्लेख उसमें होता है। ये आपका ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया विदेशी स्रोत है, यानी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस विदेश से ली गई है, किस विदेशी का स्रोत है। अर्थात उसका उत्तर आपका होगा ब्रिटेन। ये होगा। अब ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन में विधि जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। और एक और है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस तरीके से आता है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो किससे ली गई है? दोनों में विधि है, एक में स्थापित प्रक्रिया है कि प्रक्रिया को, विधि की प्रक्रिया को किस प्रकार से स्थापित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा जापान। ये आपको ध्यान रखना है, जापान से लिया गया है। आयरलैंड से आप क्या लिया गया है, ये आपको ध्यान है, ये आयरलैंड इसमें दिया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान से हो गया, इसमें और क्या है, ब्रिटेन से हो गया, जापान से हो गया, ये आपके हो गए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन प्रावधान, मतलब कितने प्रकार के आपातकाल हैं? कई बार समझा है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अच्छा, 3 प्रकार के आपातकाल पूछा जाए तो पूछ सकता है कि कौन कौन से? तो एक राष्ट्रीय आपातकाल है, चलो बता ही देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपको अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल है तो किस अनुच्छेद में आता है? अगर अनुच्छेद पूछा जाए आपसे तो आपको बता देना 352 में। अच्छा, एक है संवैधानिक, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक विफलता कह सकते हैं, ये भी एक आपातकाल है। तो इसका उल्लेख किसमें है? 356 आर्टिकल में। और एक है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, यह वित्तीय आपात कह दो, तो यह है 360 में, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, कभी भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगे, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको बता देना, एक पहली बार 1962 में लगा, ये आपको बता देना है। दूसरी बार 1971 में लगा, ये आपको बता देना है। तीसरी बार 1975 में लगा, ये आपको बता देना है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, ये इसका उत्तर है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो 389 सदस्य थे उनमें कहां कहां से कितने कितने लिए गए, ये बात पूछी जाती है। तो आपको बता देना है, जो 292 थे, 292 ये लिए गए उस समय विधानसभा के माध्यम से, यह विधानसभा से लिए गए, ये ध्यान रखना है। 93 जो लिए गए थे वो देसी रियासतों से लिए गए, देसी रियासतों से, देसी रियासत लिख दीजिए। और आपके जो 4 सदस्य लिए गए थे वो लिए गए थे आपके जो उस समय आयुक्त प्रांत थे, यानी प्रांतों से लिए गए थे, ऐसे मानिए आप, प्रांतों से लिए गए थे। इस तरीके से ये जो सदस्य हुए आपके 389 सदस्य हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। उप समिति का, उप समिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो H.C. मुखर्जी, ये उसका उत्तर है। अच्छा, कौन कौन सी समितियां थी और कौन कौन थे, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न आता है। जैसे अगर आपसे संघ समिति के बारे में पूछे, ये कई बार पूछा गया है, संघ समिति के बारे में अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ये हो जाएगा उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय समिति के बारे में, प्रांतीय समिति, तो आपका उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको बताना है। इस तरीके से अगर आपसे प्रारूप समिति के पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये आपको बता देना है। इस तरीके से आप बता देंगे। बहुत सारे हैं, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं,
के प्रारूप समिति में जो थे, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी वो उसमें एक जेपी कृपलानी भी थे, और नियम समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? यानी प्रस्तुत करने वाले का नाम पूछ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? अब ये जो संविधान का जो उद्घाटन हुआ था संविधान सभा का, वो कब हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946। ये प्रश्न आ सकता है। अच्छा, प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए वो कब किए गए? तो ये आपको ध्यान रखना, 13 दिसंबर, यानी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन पर प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया? तो ये आपको ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकता है। और इसमें जो है क्या क्या प्रस्तुत था? तो इसमें जो था प्रभुता संपन्न थी, ऐसे मानो, प्रभु संपन्न भी कह सकते हैं, ये इसमें उल्लेख था। और क्या था? लोकतंत्र का उल्लेख था। लोकतंत्र का उल्लेख था। और क्या क्या उल्लेख था? गणराज्य का उल्लेख था। और क्या क्या उल्लेख इसमें था? इसमें गणतंत्र का उल्लेख था। इस तरीके से इसमें उल्लेखों की व्याख्या थी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है? इसके बारे में आपसे पूछा गया तो इसका उत्तर है 49 में, अनुच्छेद 49 में। अच्छा, कौन कौन से है? जैसे अगर पूछा जाए ये नीति निर्देश तत्व है, आपका 38 में किसका उल्लेख है? आपका 42 में किसका उल्लेख है? 42 में है महिलाओं के निःशुल्क विधिक सहायता। ये निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी। और किसको मिलेगी? महिलाओं को। ये है आपके 42 में। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 36 में क्या है? ये जो है 36 है, 36 में है राज्य की परिभाषा। संविधान में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है, अर्थात राज्य कहते किसे हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 में है। अच्छा, अनुच्छेद 38 में क्या है? ये अनुच्छेद 38 दिया है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसके बारे में भी बहुत सारी है, न्यायालय के बारे में अन्य सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है, निम्न में से कौन सी रिट के बारे में है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है, उस रिट का नाम क्या है? तो आपका उस रिट का नाम है परमादेश। परमादेश जो है किसी सरकारी उसके लिए लागू की जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। क्या निलंबित हो जाते हैं? किसके बारे में पूछा जाए? स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब आपातकाल कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक अनुच्छेद 358 में आपातकाल का उल्लेख है। एक अनुच्छेद 359 में आपातकाल का उल्लेख है। और ये 58 के तहत बताता है कि जो 19 अनुच्छेद 19 है, 19, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो सारी स्वतंत्रता का निलंबन हो जाता है। सारी स्वतंत्रता है, जैसे कि आपकी वाक स्वतंत्रता है,
वाक स्वतंत्रता है। जैसे आपकी संचार, मीडिया संचार स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं नष्ट हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरीके से, 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है, आप संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है, मैंने कई बार बताया है, जब नहीं आए तो आप उसे बहुत ही गौर से समझेंगे। उच्च शिक्षा हेतु प्रयास नहीं किया गया है, संविधान का पालन किया गया है, देश की रक्षा का उल्लेख है, राष्ट्रगान का आदर है, वैज्ञानिकवाद का उल्लेख है और बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, मगर उसमें नहीं किया गया है किसका, उच्च शिक्षा का। अच्छा, ये कब जोड़े गए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य? तो ये 1976 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये प्रश्न हो सकता है। कौन से संशोधन के द्वारा, ये हो सकता है। तो आपका उत्तर हो सकता है 42वें संशोधन के द्वारा। और क्या पूछा जा सकता है, 86वां जो संशोधन था उसके द्वारा, 86वां संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य। अच्छा, 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था, उसमें प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये आपका उल्लेख है। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या क्या है, और इसमें राष्ट्रगान का उल्लेख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रध्वज का उल्लेख होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रध्वज। और इसमें वैज्ञानिक बात का उल्लेख होता है, वैज्ञानिक बात का। इसमें बंधुता का उल्लेख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वो आपके कौन से अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 167 में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 163 में क्या आता है, 163 में आता है राज्यपाल को सहायता या सलाह लेने का अधिकार है और वो मंत्री परिषद से, ये आता है। अनुच्छेद 164 में क्या आता है, इसमें राज्य की सरकार जो वो है मंत्री हैं, राज्य के मंत्रियों का उल्लेख होता है। अनुच्छेद 166 में क्या आता है, 166 में राज्य की जो सरकारें हैं उनके कार्य के संचालन का इसमें उल्लेख है, वर्णन है, समीक्षा है, अवलोकन है, मूल्यांकन है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। ये अनुमोदन की बात है, कितने दिन में कर देनी चाहिए, तो इसका उत्तर है 2 महीने। 2 महीने में अनुमोदन निश्चित हो जाना चाहिए। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस उसमें है इसका उल्लेख, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख है, संवैधानिक तंत्र का, मैंने आपको बताया है। और अधिक से अधिक इसकी घोषणा कब तक होती है, 2 माह तक होती है, और ये 6 माह तक अनुमति लेनी होती है, कितने तक, 6 माह तक, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो रहा है, इसका अनुमोदन तो 2 माह के अंदर हो जाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक अशांति के कारण
वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, आंतरिक अशांति के कारण कब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, ये प्रश्न है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है 1975। ये आपको ध्यान रखना है, 1975 है, 1975 में हुआ था। और क्या क्या इसमें हुआ था, इसके अंतर्गत जो 25 जून 1975 को, सॉरी 25 जून 1975 को हुआ था और 21 मार्च 1975 को वापस ले लिया गया ये आपातकाल। और उस समय किस प्रधानमंत्री का शासनकाल था, तो उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। और ये प्रथम बार आपातकाल कब लगा, तो ये जो है 1975 में इन इंदिरा गांधी के समय में ही लगा और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये अगला प्रश्न हो गया आपका, आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो इसके प्रश्न हो सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद का नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको बताना है 316 में। अच्छा, ये आयोग के जो सदस्य हैं, इनके जो है ग्रहण करने की जो कितने वर्ष तक ग्रहण करते हैं, तो आपका उत्तर होगा 6 वर्ष तक ग्रहण करते हैं, या फिर आपका उत्तर होगा 65 वर्ष की आयु। ये भी इसमें पूछा जा सकता है, ग्रहण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची का वर्णन है और चौथी अनुसूची में जो है राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा का उल्लेख है। अच्छा चलो, इसका उल्लेख है प्रथम में क्या है, ये भी आ सकता है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, मैंने कई बार बताया है, केंद्र और राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। अच्छा, दूसरे में क्या है, मैंने दूसरे में बताया है वेतन है। और तीसरे में क्या है, मैंने आपको शपथ बताया था। चौथे में आपका राज्यसभा आ गया। पांचवें में क्या है आपका, पांचवें में आपका जो SC ST है उसके प्रशासन का उल्लेख है, ये मैंने आपको बताया है। छठी में क्या है, छठी में आपका जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। अच्छा, वेतन किसका, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, शपथ भी इनकी। सातवें में क्या है, समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन है शक्तियों का। 8 में भाषाएं हैं, 9 में भूमि संपत्ति है, 10 में दल बदुल है, 11वें में ग्राम पंचायत है और 12वें में नगर पालिका या नगर निकाय है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद की समाप्ति की जा सकती है। समाप्ति का उल्लेख या बनाने का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सॉरी, इसका उत्तर हाँ, अनुच्छेद 169 है। 169 के द्वारा इसे समाप्त भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। और इसके जो प्रस्ताव पारित होता है वो 2/3 सदस्य होने चाहिए, मतलब 2/3 सदस्य
से प्रस्तावित होना चाहिए। प्रस्ताव किसके द्वारा होना चाहिए? जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, विधानमंडल के द्वारा होना चाहिए, विधानमंडल द्वारा, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, विधानमंडल द्वारा होना चाहिए, इसे फिर कौन समाप्त करता है? कौन इसका समाप्त समाप्त भी संसद द्वारा होता है। और इसका सृजन, यानी सृजन के माने होता है निर्माण, भी संसद द्वारा होता है। ये आपको, ये विधि के द्वारा स्थापित होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है विधानमंडल का? आपका उत्तर है नियम कानूनों को अधिनियमित करना, ये आपका उत्तर है। कौन से नियम कानून है? जो संघ सूची, संवर्ती सूची, यानी ऐसा माना राज्य सूची के हैं या संवर्ती सूची के हैं, उन कानूनों को अधिनियमित करना है अर्थात लागू करना है, एक तरीके से पूरी तरीके से उन्हें जमीन पर उतारना है, ये इसका उल्लेख है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची क्या है? शेयर बाजार, ये केंद्र का विषय है। शेयर बाजार केंद्र का विषय है, क्योंकि सूची 3 होती है आपकी, मैंने बताया भी था। एक होती है आपकी संघ सूची, कई बार समझा चुका हूं। एक होती है आपकी समवर्ती सूची, ये भी कई बार इसके विषय तक मैंने बता रखे हैं। और एक होती है राज्य सूची। संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर बनाने का अधिकार, उनका निर्माण करने का अधिकार केंद्र को होता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में केवल कानून राज्य ही बना सकता है। शेयर बाजार आपका केंद्र का है, इसमें केंद्र कानून बना सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? कौन सी समिति है? इसका आपका सही उत्तर है सरकारीय आयोग। और इसका गठन कब हुआ सरकारी आयोग का? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न की पूछने की संभावना ज्यादा है। 1983 की बात है, और 1985 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये भी प्रश्न हो सकता है कि रिपोर्ट कब सौंपी, तो आपका होगा 1985, और कब सरकारी आयोग की जांच का सुझाव दिया गया, तो वो 1983 में। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व, केवल एक पार्टी थी और उसका नाम क्या था? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपकी 1977। और 1977 में कौन सी पार्टी थी? तो बहुत ज्यादा, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रथम बार कब 1977 में पराजित हुई, और किससे पराजित हुई? ये इस तरीके, ये जनता पार्टी से पराजित हुई, जनता पार्टी से, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी यानी इसका मतलब है कांग्रेस की सरकार न होकर के गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी, ये आपको ध्यान देना है। और ये बुरी तरह पराजित हुई थी आपकी 1977 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित मतलब SC और ST का प्रावधान किया गया है 335 में, ये आपको ध्यान देना। 335 में उल्लेख है। और क्या क्या है? 315 बताया, इसमें 315 में क्या है?
315 में संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है, यानी लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, लोक सेवा आयोग। और ये लोक सेवा आयोग चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, 365 में क्या है? 365 में बताया गया है कि जो अनुपालन है, संघ द्वारा अनुपालन, संघ मतलब संघ का अनुपालन किया जाना है, संघ के नियमों का पालन किया जाना है, इसका मतलब ये है। और अनुच्छेद 375 में क्या है? आपको बताया यह है कि संवैधानिक विफलता जो होती है उसका है, उसका उल्लेख है, संवैधानिक विफलता का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? एसटी की बात हो रही है। एसटी की कितनी है? 47 है। और एससी कितनी है? 84 है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? मतलब किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति सौंपेगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति सौंपेगा राष्ट्रपति को। ये आपको ध्यान देना है। इसका उल्लेख किस में होता है? ये भी आ सकता है। तो इसका जो उल्लेख है, उल्लेख या वर्णन अनुच्छेद 56 में है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, ये थे। कब से कब तक की बात है? ये कब से कब तक रहे? तो ये 1937 से 1950 तक, ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? हृदय नारायण दीक्षित है, ये हो सकता है प्रश्न। हृदय नारायण दीक्षित है, ये प्रश्न बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात, सुमेलित है, सॉरी, कौन सुमेलित है? भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 267 का उल्लेख है। अच्छा, भारत का लोक लेखा का उल्लेख किसमें है? ये प्रश्न आ सकता है। ये गलत कैसे है? ये गलत इसलिए है कि लोक लेखा जो है वो 266 में है, 266 आर्टिकल में है। अच्छा, संचित निधि गलत कैसे है? इसलिए है कि संचित निधि का जो उल्लेख है आपका वो 200 लोकलेखा का 266 में है, और संचित निधि का भी 266 में ही है। मगर अंतर क्या है, ये ध्यान रखने की बात है। ये 266 टू में है और केवल ये 266 में है, ये इसका अंतर है। अच्छा, अब दिया है आपका भारत का महान्यायवादी 78, इसका उल्लेख जो है महान्यायवादी का उल्लेख 78 में नहीं है, आर्टिकल 76 में है, ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है इसके अनुसार। उच्च न्यायालय से संबंधित कई बार बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि उच्च न्यायालय का गठन कब कब हुआ। तो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा ये चलो देख लेते हैं। 2000 में झारखंड उच्च न्यायालय बना, ये आपको ध्यान देना है। और आपके 2000 जो मतलब के बाद में 2013 जो था उसमें 3 बने थे। ये मेघालय बना था, मणिपुर बना था, और आपका त्रिपुरा बना था। अब ये बने कब थे? ये मार्च 2013 की बात है। जिन साथियों ने पूरी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी है, मैंने करंट अफेयर्स में ये सारा संविधान पढ़ा रखा है, सारा अर्थव्यवस्था पढ़ा रखी है,
सारा भूगोल करंट में रिपीट करा रखा है, रिवीजन करा रखा है। बहुत सारे साथियों के फोन आए कि करंट से ही हमारा बीएड में सिलेक्शन होने की संभावना हो गई। जो बीएड का पेपर हुआ है, टीजीटी का जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से ही आए। ऐसे बच्चों के मैसेज आए, कमेंट्स आए, फोन आए। और जो उत्तराखंड में एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें करंट अफेयर्स पढ़ करके ही बहुत सारे लड़के एसआई के एग्जाम सफल होने के कगार पे हैं। उनके मेरे पास फोन आए। इसलिए आप धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखिए, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। बाशर्ते जो प्रश्न बताए जाएं, उन प्रश्नों को करने के साथ साथ आप मेरी आवाज को सुनते जाएं, मेरी व्याख्या को सुनते जाएं, उसको ध्यान पूर्वक नोट करते चले जाएं। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, बाशर्ते आपको पूरी विश्वास से, तल्लीनता से इससे जुड़ना होगा। आइए आगे देखते हैं कि ये मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। मार्च 2013 की बात है। प्रश्न आ सकता है कि और कब बना? 2019 में भी बना है। बहुत ही आपको ध्यान रखना है। कौन? कश्मीर और लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके उच्च न्यायालय बने हैं। और आपका और है, 2019 की बात है, आंध्र प्रदेश में और आपकी तेलंगाना में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा होती है? मतलब ये वर्षों की सेवा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है बी, 5 वर्ष की। ये जो है 5 वर्ष की है। ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम कितना होना चाहिए न्यायाधीश के पद पर? इसकी व्याख्या जो है इस तरीके से है कि न्यायाधीश के पद पर 5 वर्ष होना चाहिए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उस पर आपको 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ये इसके कहने का तात्पर्य है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब है की बात है कि है कौन सा? भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 3 लाख रुपए? नहीं। तो नहीं है तो कितना है? आपको कई बार बताया है, 2,80,000 रुपए है। 2,80,000। ये आपको ध्यान देना है। यह है इसका सही उत्तर। अगला है, संविधान के 102 में संशोधन कानून पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा। ये सही है, बिल्कुल सही बात है। मगर संविधान का 103वां संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ों का 15% आरक्षण गलत है। 10% आरक्षण की बात है। 10% आरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए गलत है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, संविधान के 100वां संशोधन कानून जीएसटी लागू करना। अरे जीएसटी लागू 100 में की नहीं थी, ये थी 101 बे संशोधन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2012 नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हरित प्राधिकरण का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, वो 2012 में नहीं, 2010 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी प्रश्न चलो बता देते हैं। आया है कई बार, तो आपको नई दिल्ली बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा इसके और भी मुख्यालय हैं। मुख्यालय कहाँ कहाँ है? जैसे कि आपके पुणे में है, कोलकाता में है। ये आपको ध्यान रखना है, कोलकाता। और आपका भोपाल में भी है, भोपाल।
चेन्नई में भी है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इस तरीके के प्रश्न पैट में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? सीधे सीधे बताना है, जिलाधिकारी। और जिलाधिकारी के दूसरे नाम क्या क्या हो सकते हैं, ये भी पूछ समझ लें आप। जिलाधिकारी को कलेक्टर कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जिलाधिकारी को जिलाधीश कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जिला अधिकारी को जिलाधिकारी तो कहते ही हैं, और आप एक जानते ही, डीएम बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में जिलाधिकारी को समाहर्ता कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाहर्ता कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र में कहते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में समाहर्ता, महाराष्ट्र में कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखें, समाहर्ता। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, जिला प्रशासन के कार्य क्या हैं? शांति व्यवस्था कायम करना, बिल्कुल सही है। स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। भूमि प्रशासन देखना, बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त सभी है, ये आपको ध्यान देना। इसका अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या होता है, हो सकता है? इसका एक काम है राजस्व निर्धारण का, ये आप ध्यान रखना। राजस्व निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, ये इसका काम है। अपराध नियंत्रण जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है? स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं संपूर्ण तरीके से उपलब्ध कराना, ये काम होता है। अच्छा, और क्या? एक होता है सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण, ये भी आपका जिला प्रशासन का काम होता है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण है आपदाओं का निदान, आपदाओं का निदान, ये भी आपका जिला प्रशासन द्वारा होता है। और क्या क्या होता है? और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, एक और है पर्यावरण, ये जिला प्रशासन का कार्य होता है। और एक होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये होता है। बहुत सारे हो सकते हैं, ये पीसीएस मेंस या आईएएस के मेंस के हिसाब से भी ये काम करता है, और प्री में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये है आपका 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम की जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है, उसका नाम क्या है? ये पूछा है तो आपका है नगर पालिका, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किसके तहत दिया गया? आपका उत्तर है 74वें संशोधन द्वारा। अच्छा, 74वां संशोधन था, भाग कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है। भाग, भाग आपका ये 9th था, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची कौन सी थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। अनुसूची आपकी 12 थी। 11 मैंने आपको ग्राम पंचायत बताई, 10 मैंने आपको दल बदलू बताई, 9 मैंने आपको भूमि संपत्ति बताई, 8वीं मैंने 22 भाषाएं बताई, 7वीं मैंने केंद्र राज्य सूची का, केंद्र और राज्य का शक्तियों का विभाजन बताया, और मैंने छठा आपको बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5वें मैंने अभी आपको बताया कि SC ST के प्रशासन। चौथा राज्यसभा का सीटों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में। तीसरा आपको बताया शपथ, दूसरा वेतन, और पहला केंद्र राज्य की सीमाओं का उल्लेख। ये सारा मैंने आपको बता रखा है, अभी ही बताया है, पीछे ही बताया है, आपको सही तरीके से ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें विषय कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। विषय 18 है, विषय 18 है। अच्छा, फिर विषय इसमें 18 है तो ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं?
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 29 विषय हैं, 29 विषय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है, कौन सा शामिल है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 4 शामिल हैं। और ये भी किसके तहत हुई थी? ये 73वें संविधान, 73वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और लागू कब हुआ? अगर इस तरीके से भी आ सकता है कि लागू कब हुआ, तो आपको बताना है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 1993 को। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां बताना है आपको कि किससे संबंधित है। और ये आपको मैंने रखा है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अभी ये पीछे बताया भाग 9 की बात है, और ये पंचायत राज किस में है, कौन सी सूची में है? मैंने आपको बताया 11वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। विषय भी मैंने सब बताया आपको, भाग भी मैंने आपको बताया। आइए अगले देखते हैं। भारत में पंचायत राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। और ये कब की बात है? सॉरी, 2 अक्टूबर 1959 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला था? राजस्थान का जिला कहां से लागू हुई ये व्यवस्था? राजस्थान का जो जिला था उसका नाम था नागौर, कई बार कंपटीशन में आया, नागौर नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या हिस्से हो सकती है जो पंचायत राज व्यवस्था है वो आपके जैसे अशोक मेहता आ जाए तब इसका संबंध इससे है। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत मेहता लिख देता हूं संक्षेप में, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है, आइए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? छवि रजावत। ये थोड़ा करंट का भी प्रश्न है और ये कहां से है ये आ सकता है, तो ये किस राज्य से है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान से है, ये आपको बता देना है। और ये कब सरपंच बनी? तो आपको बता देना 2010 में बनी, ये आपको बता देना है। और इनके पास कौन सी डिग्री है? तो आपको बता देना इनके पास एमबीए की डिग्री है। और ये प्रथम महिला हैं सरपंच, प्रथम, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? मतलब इसकी कहाँ हुई? तो ये मद्रास में हुई। अच्छा, मद्रास में हुई कब ये पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना 1688 बता देना है। और इससे बाद में कब हुई? तो इसके बाद में हुई थी आपकी बंबई में। अच्छा, ये पूछ सकता है कि बंबई में कब हुई, तो आपको बताना है 1726 में हुई। और इसके बाद में भी हुई थी ये कलकत्ता में, ये भी ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया? द्विस्तरीय की बात है, 2 स्तर पर, तो आपका है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात करी थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की बात की थी। 2 स्तर की जो बात की थी वो आपकी ध्यान रखना है अशोक मेहता ने। अगला आपका है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हुई है? तो ये हुई है 243 आई के द्वारा, 243 आई के द्वारा हुई है। और इसका उल्लेख जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा,
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ये ध्यान देना है। अशोक मेहता ने कितने स्तर की बात की? पंचायत की, तो इसमें 2 स्तर की बात की, 2 स्तर। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की बात की? ये आपको ध्यान देना है। 3 स्तर की बात की। 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम है, क्षेत्र पंचायत है, और आपकी जिला पंचायत है। ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी आज की महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखते हैं, तल्लीनता से ग्रहण करते हैं, वीडियो को बहुत सटीकता से समझते हैं, हर हालत में आपका पैट का एग्जाम निकलेगा। यदि पैट के साथ अन्य कोई एग्जाम भी आप देखते हैं, इसे देखते हैं, उसके लिए हर हालत में आपका संविधान क्लियर होगा, पॉलिटी क्लियर होगी। इस तरीके से समझाया गया है। जो 5-7 साल में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या की गई है। यदि आप उस व्याख्या को तल्लीनता से ग्रहण करते हैं, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, हर हालत में आपका चुनाव होगा, पेट में आप सिलेक्ट होंगे, पेट के बाद में भी जो पेपर होगा उसमें भी सिलेक्ट होंगे, यदि आप जेके कंपटीशन से जुड़े रहेंगे। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।